हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सही है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है, बायोलॉजी का क्लास होना है। बायोलॉजी यहाँ पे देखिए 30 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए। इसमें न्यू पैटर्न का नया नया क्वेश्चन बहुत सारा है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन करके बहुत ही अच्छा लगेगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। जैसे आपको पता हो गया बाबू कि आज किस चीज का क्लास होने वाला है। आज जो क्लास होने वाला है बाबू यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी में यहाँ देखिए 30 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे कवर। तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में अगर लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहले नंबर क्वेश्चन का सही से सही आंसर दीजिएगा। 30 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि स्त्री में कौन गुणसूत्र होते हैं, कौन से गुणसूत्र होते हैं ये बताना है। यहाँ पे बता दीजिए कि स्त्री में, यानी स्त्री में, मनुष्य में जो स्त्रियां होती है उसमें कौन गुणसूत्र होते हैं, यानी कौन से गुणसूत्र होते हैं ये बताना है स्त्री में। बाबू स्त्री में क्या होता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो बाबू यहाँ देखिए 44 + XY, ये स्त्री में नहीं होता है, मनुष्य के पुरुषों में होता है। तो ये बी ऑप्शन आप लोग गलत कर रहे हैं। ये क्या होगा, गलत आंसर होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य में, स्त्री में अगर आपसे पूछे तो बाबू स्त्री में होता है 44 + XX, ये आपको याद रखना है। क्या होता है बाबू, मनुष्य के स्त्री में गुणसूत्र होते हैं कितने, 44 + कितने, XX होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बाबू, हमारा बनेगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, आंसर दे दीजिए जितने भी सारे स्टूडेंट है, जितने सारे स्टूडेंट है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर दीजिए कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न, यहाँ देखिए, अभिव्यक्ति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, याद रखना है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुएलील कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बाबू, आपको याद होना ही चाहिए 100%। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा बाबू, याद रखिएगा, यहाँ पे बनेगा ए ऑप्शन 100% राइट आंसर। आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं कि दात्र कोशिका अवरक्तता क्या प्रदर्शित करता है। बाबू ये प्लियोट्रोपी को प्रदर्शित करता है। कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है क्या बाबू, याद रखिएगा प्लियोट्रोपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा कि दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्लियोट्रोपी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसेमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। और ये 2024 के लिए आप लोग याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसेमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है बाबू। तो 21वें जोड़ी से कौन सी होगी, तो बाबू ये होती है डाउन सिंड्रोम। कौन सा होता है बाबू, डाउन सिंड्रोम होता है। याद रखिएगा कि 21वें गुणसूत्र से ट्रेमीसेमी से, यहाँ देखो जो ट्राइसेमी से कोई बीमारी अनुवांशिक होती है वो कौन सी बीमारी होती है, तो आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम होता है। ये आपको याद रखना है कौन सी बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव नर की, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज लेके आए हैं
30 क्वेश्चन, 300 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है किसके द्वारा? मानव नर की अनुवांशिक पदार्थ यानी मानव में किसका? तो नर, यानी आप देखिए जो मेल होते हैं उन सब का। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है तो लिंग गुण सूत्र से किया जाता है, याद रखना है। मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है लिंग गुण सूत्र से किया जाएगा। बाबू हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा डी ऑप्शन राइट। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट का मार्का मारिए क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बता दीजिए, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? आप क्या जवाब देंगे एक बार आप लोग कमेंट में बताइए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बाबू बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है किसने की थी? तो ल्यूवेन हुक ने की थी, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हुक ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कोई कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेन हुक ने की, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बाबू? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न पे आ गए। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सही फल का मतलब क्या होता है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल कौन सा होता है बाबू? ये अगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो 10th में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ देखिए 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूछा आपसे ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल सत्य फल की गिनती में आता है, सत्य फल की श्रेणी में आता है? कौन सा फल सत्य फल आपका होता है? कौन सा होता है बाबू? तो यहाँ देखिए जो नारियल है हमारा, नारियल सत्य फल हो। यहाँ पे याद रखना है नारियल क्या होता है? सत्य फल होता है। नारियल हमारा सत्य फल होता है। ए ऑप्शन बाबू राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोथीडियम पुष्पक्रम पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन बाबू 30 बता रहे हैं। आज 30 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। हाइपोथीडियम पुष्पक्रम पाए जाते हैं किस में? तुलसी में, पीपल में, किस में? अमरूद में, चना में, किस में पाए जाते हैं बाबू? यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइपोथीडियम पुष्पक्रम पाए जाते हैं किस में? तो हाइपोथीडियम जो पुष्पक्रम होते हैं पीपल में पाए जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि हाइपोथीडियम पुष्पक्रम पाए जाते हैं किस में? तो बाबू यहाँ आप देखिए पीपल में पाए जाते हैं। हाइपोथीडियम पीपल में पाए जाते हैं, तो ये आपको बाबू याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा हमारा? आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या? ए ऑप्शन 100% सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त बीजियों में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आवर्त बीजी में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। यानी आपको ये बताना है कि आवर्त बीजी में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन सा होता है। एक बार आप लोग 9 का आंसर दे दीजिए, फटाफट हट जाते हैं। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आपको ये बताना है कि आवर्त बीजी में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन सा होता है। तो आवर्त बीजी में सबसे सामान्य प्रकार का अगर बीजांड आपसे पूछ रहा है वो होता है एनाट्रोपस। याद रखना है एनाट्रोपस। गलती नहीं करना है बाबू, गलती आपको नहीं करना है। अभी गलती कीजिए लेकिन एग्जाम तक पूरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाइए कि आपको मजा आ जाए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड होता है कौन सा होता है बाबू? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस यहाँ पे क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन में है ना, तो सी ऑप्शन 100% सही जवाब होगा। आपको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। क्वेश्चन के लॉजिक को आप लोग समझिए बाबू, आराम से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का लॉजिक क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। यानी कहने का मतलब कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसके अंदर एक के पीछे दूसरी पीढ़ी रहती है। तो बाबू ये किस में हो सकता है? तो ये तो बीज में हो सकता है। बीज में क्या होता है? एक के पीछे एक पीढ़ी रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पौधे में कौन सा ऐसा भाग होगा? तो देखिए बीज दिया होगा,
बीज में क्या होता है, एक के अंदर एक दूसरी पीढ़ी होती है, एक के अंदर एक दूसरी पीढ़ी रहती है, किसमें, बीज में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बाबू। ये तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। तो बाबू क्या होगा, भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक तो पी महेश्वरी है, ये आपको याद रखना है। कौन है, पी महेश्वरी है। भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के, आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान पूछे तब बताना है कौन है, तो पी महेश्वरी है। ये हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पराग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन पाई जाती है, पराग कण में कौन सी विटामिन होती है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पराग कणों में विशेष करके कौन सी विटामिन पाई जाती है। पराग कणों में बाबू विटामिन ए पाया जाता है, पराग कणों में विटामिन ए पाया जाता है विशेष करके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन 100% राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होती है बाबू, कौन सी होती है, तो विटामिन ए होती है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब बता दीजिए तो बाबू, आज का जो 30 गेस जो क्वेश्चन लाए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं, और ये 30 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन, आपको जवाब देना है किसमें, तो गुरु बीजाणु और मृत कोशिका में, गुरु बीजाणु और मृत कोशिका में होता है। ये आपको याद रखना है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु और मृत कोशिका में होता है, ये आपको याद कर लेना है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% राइट आंसर होने वाले, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए बाबू, फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है कि आप देखिए बहुभ्रणता सबसे ज्यादा किस में होता है। देखिए क्वेश्चन ये भी मस्त है, क्वेश्चन है कि बहुभ्रणता सबसे ज्यादा किस में होता है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुभ्रणता सबसे ज्यादा किस में होता है, किस में, जिम्नोस्पर्म में। ये आपको याद रखना है कि बहुभ्रणता सबसे ज्यादा अगर किसी में पाया जाता है तो वो कौन सा होगा बाबू, हमारा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग बता रहे जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि एक प्रारूपिक आवर्तबीजी क्या है बाबू, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूण कोष प्रायः होते हैं कितने कोशिकीय बाबू। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूण कोशीय प्रायः होता है कितने कोशिकीय होता है बाबू, 7 कोशिकीय होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है कि एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूण कोष प्रायः होता है कितने कोशिकीय, तो ये होता है 7 कोशिकीय। यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन 100% राइट आंसर होगा। ये आपको बाबू याद कर लेना है। 15 का क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। चींटियों के द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं, चींटियों द्वारा परागण को बताइए आंसर क्या कहते हैं। चींटियों द्वारा परागण को हम लोग बोलते हैं मर्मिकोफिली। देखिए कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है मर्मिकोफिली, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है। चींटियों द्वारा परागण को हम लोग मर्मिकोफिली कहते हैं, चींटियों द्वारा परागण को हम लोग मर्मिकोफिली कहते हैं बाबू। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से यानी इनमें से कौन सा युग्मक से संयोजन करके भ्रूण कोष बनता है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्मक से संयोजन करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, भ्रूण कोष का निर्माण होगा। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है बाबू। यहाँ पे आपको क्या बतलाना है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके, तो नर युग्मक से कौन, तो द्वितीयक केंद्रक करेगा, याद रखिएगा।
नर युग्मक से संयोजन कौन करेगा, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो नर युग्मक से संयोजन करेगा द्वितीयक केंद्रक, तब जाके क्या बनेगा बाबू, भ्रूणपोष बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कौन, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक 100% राइट आंसर। आपको क्या करना है, 100% इसको सही कर देना है। तो ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप देखिए डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 18 का आंसर दे दीजिए, एक बार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बाबू, क्या होगा 18 का आंसर। दिख रहा है क्वेश्चन, चलिए हट जाते हैं। यहाँ पे बताना है कि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाने, संदेशवाहक आरएनए बनाने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं बाबू प्रतिलेखन। याद रखना है, क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाने की प्रतिक्रिया को हम लोग प्रतिलेखन कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर की, अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं, कूटों की संख्या कितनी होती है, तो अनुवांशिक कूट में टोटल 64 कूट होते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी में है कि अनुवांशिक कूट में टोटल 64 कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में बाबू टोटल 64 कूट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 64, यानी बी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मानव में त्वचा के रंगों का वंशगति उदाहरण है। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, आज का 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि मानव में त्वचा के रंगों का वंशगति उदाहरण है। मानव में त्वचा के रंगों के वंशगति उदाहरण है। कौन सा वंशगति उदाहरण है, तो आपको याद रखना है अधिक जीन की वंशगति होगा। कौन सा, तो अधिक जीन का वंशगति होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि मानव में त्वचा के रंग का वंशगति का उदाहरण क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, तो अत्यधिक यहाँ पे जीन का वंशगति होगा। अगर आप लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन, तो बाबू बिल्कुल राइट आंसर। इनमें से सभी किस लॉजिक से होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जीन की वंशगति, दो जीन की वंशगति। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारा जो होगा अधिक जीन की वंशगति होगा। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे देखिए जिंगपिंग जिंग कहलाता है। चलिए यहाँ पे बताना है जिंगपिंग जिंग कहलाता है। अब पूछेगा कि जिंगपिंग जिंग की खोज किसने की, तो बाबू जिंगपिंग जिंग की खोज किसने की, बसरबा मैकक्लेंटोक ने की है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जिंगपिंग जिंग की अगर खोज करता पूछे कि जिंगपिंग जिंग की खोज किसने की, तो बसरबा मैकक्लेंटोक ने की। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कि जिंगपिंग जिंग कहलाता है, तो बाबू जिंगपिंग जिंग क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। अगर आपसे पूछे जिंगपिंग जिंग क्या कहलाता है, आप बताइए ट्रांसपोजन कहलाता है। ट्रांसपोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पढ़िए इंग्लिश में, ट्रांसपोजन कहलाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिंगपिंग जिंग की खोज यहाँ पे देखिए बसरबा मैकक्लेंटोक ने की। अब पूछा गया कि जिंगपिंग जिंग कहलाता है तो ट्रांसपोजन कहलाता है। हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन में है ना बाबू, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जंक डीएनए किसे कहा जाता है, बता दीजिए। बहुत जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन है कि जंक डीएनए, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया भी हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि जंक डीएनए किसको कहा जाता है। बाबू जंक डीएनए किसको कहा जाएगा, याद रखिएगा नॉन कोडिंग क्रीम को कहा जाता है। जंक डीएनए किसे कहा जाता है, नॉन कोडिंग क्रीम को कहा जाता है। जंक डीएनए नॉन कोडिंग क्रीम को कहा जाएगा। हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा बी ऑप्शन राइट आंसर। जंक डीएनए बाबू नॉन कोडिंग क्रीम को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच कराना चाहिए। एलिसा जांच किसके लिए कराया जाता है बाबू, बहुत जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एग्जाम वाला। यहाँ पे आपको बताना है कि एलिसा जांच कराया जाता है बाबू। एलिसा जांच किसके लिए कराया जाता है, तो HIV वायरस के लिए। किसके लिए, एलिसा जांच HIV वायरस के लिए कराया जाता है। तो कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे HIV, देखिए HIV एड्स दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए बाबू। कौन सा रोग हेतु, तो HIV एड्स, यानी क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तरण होता है, यानी डेंगू किसके द्वारा फैलता है, जवाब दीजिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि बाबू क्या है,
यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तरण होता है। डेंगू किसके द्वारा फैलता है, तो ये मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू। याद रखना है, डेंगू जो फैलता है मच्छर के काटने से फैलता है, ये आपको याद रखना है, डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि यौन संचरित रोग निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना यौन संचरित रोग वाला, बाबू एक क्वेश्चन रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यौन संचरित इसमें से कौन है, कौन यौन संचरित रोग होता है, ये क्वेश्चन जो होता है ना बाबू एक जरूर होता है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। यौन संचरित रोग निम्नलिखित में से कौन है, तो बाबू एक तो आपको ये पता है कि एड्स हमारा यौन संचरित रोग होता है। बाबू सिफिलिस भी हमारा यौन संचरित रोग ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। गोनेरिया भी बाबू क्या होता है हमारा, ये भी यौन संचरित रोग होता है। यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन, क्या इनमें से सभी, यहाँ पे हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, बता दीजिए। यहाँ पे तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे, बाबू यहाँ पे फटाफट आंसर बताना है आपको कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो बाबू अस्थि मज्जा से। कभी भी याद रखना है क्या, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो का आप लोग नाम सुने हैं। अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है, बोन मैरो, यानी टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा यानी देखिए यहाँ पे बोन मैरो से, बोन मैरो से उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे कि कैंसर का कारक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कैंसर का कारक क्या है, यानी कैंसर का यहाँ देखिए कारक कौन सा है, कैंसर का कारक क्या है। कैंसर का कारक है बाबू कौन, तो अविद्या विषाणु, तो आपको पता होगा कि ये कैंसर का कारक है। लेकिन यहाँ देखिए ओनकी जीन्स जो होते हैं ये भी कैंसर का कारक होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27 में, देखिए दोनों लिखा हुआ है, तो दोनों ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपसे पूछे कैंसर का कारक, कैंसर का कारक है ओनकी जीन्स और यहाँ देखिए अवृद्धि विषाणु, यहाँ पे क्या होगा हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि सुजाक यानी गोनेरिया रोग है। हम आपको क्या बताएं कि सुजाक यानी गोनेरिया जो रोग होता है कौन सा रोग होता है, तो बाबू यो गोनेरिया जो होता है क्या होता है, यौन संबंधित रोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोनेरिया जो रोग होगा वो कौन सा होगा, तो यौन संचरित रोग हो जाएगा। कौन, यौन संचरित रोग, गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सब क्या होता है बाबू, सुजाक, ये सब सुजाक ही को बोला जाता है, गोनेरिया ये सब होता है यौन संचरित रोग। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 29 नंबर के हिस्टामिन संबंधित है। अब बताइए हिस्टामिन किससे संबंधित है, बाबू हिस्टामिन किससे संबंधित होता है, तो एलर्जी से, नोचनी, यहाँ पे क्या होता है खुजलाहट, नोचनी, यहाँ पे क्या होता है हेने नोच, होने नोच, हिस्टामिन होता है तो क्या होता है एक एलर्जी है। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन एक प्रकार का एलर्जी है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन एक प्रकार का एलर्जी है बाबू, एलर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्टामिन संबंधित है किससे, एलर्जी से। अगला यहाँ आप देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, डेंगू बुखार का कारण कौन सा है। यहाँ देखिए डेंगू तो आपको पता है कि मच्छर के काटने से होता है, लेकिन डेंगू में कौन से कारण होते हैं ये बता दीजिए, किसके कारण से ये फैलता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि डेंगू बुखार किसके कारण से फैलता है। यहाँ पे आपको बताना है डेंगू बुखार किसके कारण से फैलता है बाबू, ये किसके कारण से, तो विषाणु के कारण से फैलता है। डेंगू का जो कारण होता है एक तो मच्छर के काटने से होता है, दूसरा जो फैलता है विषाणु के कारण फैलता है। तो सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप लोग कि कितना सही किए, एक बार देख लेते हैं हम सिस्टम में। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है बाबू, क्या करना है वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर कीजिए। और यहाँ देखिए बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कीजिए। इतना काम जल्दीबाजी में कीजिए बाबू सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।